प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान सेंटर पर। बेटा आज हम आपके लिए डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का हिंदी पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो कि 10 अगस्त 2024 को हुआ था। ये पेपर आपका 10 अगस्त 2024 का है। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का हिंदी प्रश्न पत्र है ये। और आपको पता है कि इसका पूर्णांक है वो 25 नंबर्स का होता है। 1 घंटे का आपको समय मिलता है और ये 6वां पेपर है, आपका षष्ठम प्रश्न पत्र है। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग इसके क्वेश्चन के पैटर्न को और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये इसमें जो आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखना होता है वो 50 शब्दों में लिखना होता है और जो अति लघुत्तरी है प्रश्न वो आपको 30 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है ना, ये इतना आपको याद रखना है। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 5 होती है। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो आपको पता है कि कितने वर्ग होते हैं, क वर्ग, क, च, ट, त, प। ठीक है ना, ये हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, ठीक। अब इसमें सबका उच्चारण स्थान भी निर्धारित है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, कंठ। उसके बाद तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक, मूर्धन्य, उसके बाद क्या है, दंत्य है, फिर ओष्ठ है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके इनके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें का, खा, गा, घा, ये आपके कहाँ आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कहाँ, ये सब आपके आ जाएंगे कंठ में। तो कंठ का उच्चारण स्थान मतलब किस वर्ण का है, गा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बेटा, कंठ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आता है। तो आपको पता है कि 2-3 भागों में बांटते हैं हम लोग, अर्धसम्मात्रिक, हाँ अर्धसम्मात्रिक कह रहा हूं, अर्धमात्रिक, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। तो इसमें जो व्यंजन है ना बेटा वो अर्धमात्रिक में आएगा। व्यंजन किस में आता है, अर्धमात्रिक में। क्योंकि हम लोग का कैसे लिखते हैं, हम लोग का ऐसे लिखते हैं, का के नीचे हलंत, क्या लगाते हैं, का के नीचे हलंत। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका अर्धमात्रिक हो गया। जैसे क, इसको का नहीं बोलते, इसको क बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, क। तो ये अर्धमात्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तीसरा कह रहा है अधोलिखित में से अविकारी शब्द किसे कहते हैं। बेटा अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो संज्ञा में भी हो सकता है परिवर्तन, जैसे उसका बहुवचन बना सकते हैं, उसमें लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। विशेषण में भी हो सकता है, जैसे बड़ा, बड़ी, हाँ ये सब हो गया। सर्वनाम में भी हो सकता है, वह, वे, तो ये सब क्या है, ये सब विकारी शब्द हैं। जो अविकारी है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बेटा किसकी वर्तनी शुद्ध है, मस्तिष्क की वर्तनी यहाँ पर ये शुद्ध है, ये सेकंड वाली। पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धस्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा है। अर्धस्वर जिसको बोलते हैं बेटा, जिसको उच्चारण करने में आधा समय लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, य और व। ठीक है ना, देखो पढ़ते भी कैसे हैं, य व, य और व। चलें आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वाचन कितने प्रकार का होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो वाचन है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौन वाचन, ठीक है ना, और दूसरा होता है सस्वर वाचन। एक होता है मौन वाचन और दूसरा होता है सस्वर वाचन। ठीक, जिसको स्वर सहित किया जाए, और एक हम लोग मौन वाचन करते हैं, मन में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है। तो बेटा कारकों की संख्या कितनी है, फटाक से आंसर लिखना था आपको। 8 कारक हैं। अब किन्हीं 2 कारक के नाम लिखना है। तो सब पता है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा, ये सब हमने आपको बताया है ना। तो कर्ता हो गया, कर्ता कारक, और कर्म कारक आप 2 के नाम लिखना था, 2 लिख दो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ठीक है ना, अधिकरण, ये सब कारकों के ही नाम हैं। तो इसमें से 2 लिख देना था। आगे पूछ रहा जो ज्ञा है, ज्ञा जो संयुक्त व्यंजन है ये किससे किससे मिलके बना है। तो बेटा ज्ञा मिलके बना है जा, हलंत लगाइएगा, हाँ, प्लस इया। किससे मिलके बना है, जा प्लस इया से मिलकर के ज्ञा बना है। ठीक, अब कह रहा मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो बेटा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व ये है कि सबसे पहली बात कि अगर मौखिक अभिव्यक्ति होगी तो बच्चों का जो उच्चारण है ना वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। बच्चों का उच्चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण उनका सही हो जाएगा कि किस चीज को कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोग सा सब एक की तरह पढ़ते हैं, बट सा शा सा सब अलग अलग होता है ना। तो उच्चारण पहली बात शुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि उच्चारण के साथ साथ उनको उत्तर देने में भी वो
थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे, उनको उत्तर देने का तरीका समझ में आ जाएगा, उनको बातचीत करने का तरीका समझ में आ जाएगा, और उनको शब्दों को किस भाव के साथ अभिव्यक्त करना है उनको भी वो समझ में आ जाएगा, कि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो किसी उत्तर को देने में कैसा होना चाहिए। अगर आश्चर्य का भाव है तो आश्चर्य के भाव के साथ उत्तर दें, कॉन्फिडेंस है उनके अंदर तो वो दिखना चाहिए। तो वो भी क्या करता है, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसको अभिव्यक्त करने का। ठीक है ना। आगे कह रहा है अगला 10वां, लिपि और ध्वनि में क्या अंतर है। तो आपको पता है कि लिपि भैया भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और ध्वनि का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, उच्चारण में करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, लिपि बोल। जैसे हिंदी है ना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है बेटा, तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। ठीक, जो हम लोग ये लिखते हैं ना, आ की मात्रा, का से कबूतर, ये सब सब क्या है, ये सब देवनागरी लिपि के ही शब्द अक्षर हैं। ठीक है ना। आगे कह रहा है अनल और अनिल का सही अर्थ बताइए। तो बेटा अनल का मतलब होता है आग, अनल का मतलब क्या होता है, आग, और अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है। उसके बाद क्या है सकल, सकल का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, पूरा हो गया, पूर्ण या समस्त, कुछ भी कह दो आप, समस्त या पूर्ण आप कुछ भी कह दीजिए इसमें। देन आपसे अगला क्या कह रहा है बेटा, अगला कह रहा है सकल। ये कहता है ना ज्यादा शकल ना बनाओ, तुम्हारी शकल अच्छी नहीं है, तो वो चीज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, चेहरा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, चेहरा। ये शकल का मतलब हो गया फेस। ठीक, या फिर आकृति कहना चाहो आप, आकृति कह सकते हो, फिलहाल चेहरा यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है। आगे हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है वन और पर्वत के 5-5 पर्यायवाची लिखो। तो बेटा वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, कानन हो जाएगा, कानन हो गया, जंगल हो गया। ठीक है ना, कानल जंगल। उसके बाद विटप हो जाता है इसका पर्यायवाची, विटप के बाद और हो जाएगा कहा जाता है बीहड़ भी, है ना, बीहड़ हो गया। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, लास्ट आपका हो जाएगा अरण्य, है ना, क्या हो जाएगा, अरण्य। ये आपका किसका पर्यायवाची हो गया बेटा, ये आपका पर्यायवाची हो गया वन का। ठीक है ना। अब पर्वत का भी देख लेते हैं फटाक से, यहां पर ऐसे दिखा देता हूं मैं पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा, शैल, नग, शैल हुआ, नग हुआ। उसके बाद नग के बाद फिर और क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ के बाद जो चल ना सके, पर्वत स्थिर रहता है ना, तो इसको हम लोग अचल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, अचल भी कहेंगे, अचल हो जाएगा। और क्या कहेंगे बेटा, इसको और गिरि कहते हैं। गिरि मतलब भी क्या होता है, पर्वत होता है। तो ये इसके कितने पर्यायवाची हो गए, 5 पर्यायवाची इसके हो गए। आगे चलें, आगे आइए बात करते हैं। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां क्या हैं। तो बेटा प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, मात्राओं का ज्ञान कराना पड़ता है बच्चों को। मात्राओं का ज्ञान कराने के बाद हमको का खा गा घा स्वर का, व्यंजन का ज्ञान कराना पड़ता है। देन उसके बाद फिर जो 12 खड़ी आती है ना, आप पढ़ते हो कक्का किक्की कुक्कू, ये सब इन चीजों का भी बच्चों को बताना पड़ता है। तो ये सब कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर उनको जो शब्द हैं उनको पहचानने के बाद फिर उनको लिखना सिखाइए। जैसे आपको पहले पहले क्या लिखा गया, ऐसे एक लाइन खींचो बेटा, फिर एक बड़ी लाइन नीचे खींचो एकदम स्ट्रेट, फिर इधर एक गोली लगाओ, है ना, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहां पर इसको ऐसे लगा देना, ये क्या बन गया, का बन गया। तो ये आपका होता है प्रारंभिक स्तर किसी भी चीज को लिखना सिखाने का। ठीक, फिर मात्रा कहाँ लगती है, यहां लगेगी। ठीक, आ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहां लगेगी। ओ की मात्रा कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो मैं मिटा के मैं बताता हूँ, यहां बता देता हूँ, जैसे उनको लिखना को लिखना है तो ये अब यहां मात्रा ऐसे लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, का ऐसे पूरा लिखिए और ओ की मात्रा आपको इसी पर लगानी है, जो देख रहे हैं ना डंडी, इसी डंडी पर लगानी होती है। तो ये सब क्या होता है, प्रारंभिक स्तर ही होता है लेखन को सिखाने का। ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। अब जाहिर सी बात है कि वाक्य हमारा क्या होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट करने वाला हो। हाँ, यथावत उसमें जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग हुआ होना चाहिए। हाँ, जहां पर जैसे कहां पर कॉमा लगना है कहां नहीं लगना, उस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और जिस एक्सप्रेशन को व्यक्त करना है ना, वैसे शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। मतलब बहुत ज्यादा जगह जगह पर संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करना है, जहां उपयुक्त हो सर्वनाम का इस्तेमाल करिए, विशेषण का समुचित उपयोग करिए। ठीक है ना। और जैसे वो होता है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, प्रीपोजिशन, या फिर अभी कारक, कारक की बात, तो कारक का भी सही से इस्तेमाल कहां पर कैसे होना है, उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना हो। ठीक है ना।
आगे कह रहा है वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हमने बता ही दिया कि वर्णों का उच्चारण करते समय उनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है। जैसे हमने कहा कि क, तो अगर आप क पढ़ रहे हो तो क ही पढ़ो, उसको का मत पढ़ो। हाँ, य र ल व, य र ल व। अब इसमें बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लेना, या रा ला व ऐसे आपको नहीं कहना है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये है ना सा है, ये आपका शाह है, तो इसको भी उच्चारण जब आप करो तो इसका विशेष ध्यान रखो, ये आपका सा है और ये आपका शाह है, ठीक है ना। तो इसके उच्चारण में भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तो ये सावधानियां हमको बरतनी है। और हाँ, और सावधानी क्या बरतनी है कि आपको जहां पर अल्प विराम दिया गया है वहां पर आपको वाक्य पढ़ते समय थोड़ी देर रुकना है, जहां पर पूर्ण विराम दिया गया है वहां पर इससे दुगना रुकना होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कितनी देर विराम लेना है, वो भी आपको वाक्य पढ़ते समय या वर्णों का उच्चारण करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, मुंह कितना खुलना चाहिए, कितना नहीं खुलना चाहिए, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आगे कह रहा है भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है। तो बेटा श्रवण कौशल का बहुत बड़ा महत्व है। और बड़ा महत्व क्या है कि आप अगर सुनते हो ना तो भाषा सुनते सुनते आने लगती है। जैसे देखो कोई बच्चा है, अगर वो कहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, वहां पर इंग्लिश ही टोटली सिखाई जाती है, तो वो सुनते सुनते उसको आने लगता है कि हाँ, कम हियर, गो हियर, ड्रिंक वाटर, हाँ, ये मतलब चीजें वो सीखने लगता है। वो जो ग्रीटिंग करेगा, ग्रीटिंग में भी क्या करेगा बेटा, वो ग्रीटिंग में भी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जैसे कुछ उसको कहना भी हुआ ना तो वो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स लेकर के आएगा, ठीक। तो सुनने से भाषा हम लोग सीख सकते हैं, तो श्रवण कौशल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा सुनते हो ना लोगों को, आप अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे ना, तो आप बढ़िया बोल सकते हो। अच्छे शब्द सुनोगे, अच्छा बोल पाओगे। तो श्रवण कौशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वक्ता बनने के लिए, हमारा एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, और हमको किसी भाषा के बारीकियों को, गहराइयों को समझने के लिए श्रवण कौशल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का है, 30 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा विशेष आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। आगे अच्छा 50 शब्दों में लिखना है तो फिर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा लेखन में विराम चिन्हों का क्या महत्व, तो अभी हमने बता दिया कि बेटा विराम चिन्ह नहीं लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा रुको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखो अब विराम चिन्ह का आप इस्तेमाल देख लो, ये उदाहरण दे दोगे ना तो आप समझ जाएगा वो कि हाँ, आप विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल जानते हो। मैंने कहा रुको मत जाओ, अब यहां पर मैंने कहा कॉमा लगाया कहां, रुको, तो इसका मतलब रुको मत जाओ, मैं किसी को रोक रहा हूं कि रुक जाओ भैया, जाओ मत। लेकिन लेकिन देखो अर्थ का अनर्थ कर दिया हमने। मैंने क्या कहा, मैंने कॉमा लगाया क्या, रुको, रुको मत जाओ, इसका मतलब रुको मत, तुरंत निकल जाओ यहां से। तो यहां पर क्या हो गया, रुको मत जाओ। बात समझ में आई ना, तो ये क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये इस्तेमाल करना है, ऐसे लिखना है। आप ये एग्जाम्पल लिख करके चले आना भैया, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दिया हमने, रुको मत जाओ, और एक जगह लिखा रुको मत जाओ, ठीक। तो ये आपके लेखन में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक। बात समझ में आ गई ना, इसको उदाहरण सहित आप लिख देना। फिर कह रहा है भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे। तो बेटा शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए हम बच्चों को सबसे पहले स्वर का ज्ञान कराएंगे। स्वर का ज्ञान कराने के बाद व्यंजन का उच्चारण करना सिखाएंगे, और व्यंजन का उच्चारण करना सिखाने के पश्चात फिर हम उनको बताएंगे कि वो बारीकियां, जैसे हमने अभी शाह और सा की बात करी ना, ये सा है और ये शाह है, इसको हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे इसका उच्चारण करना है। फिर उसके बाद हम लोग उनको विराम चिन्हों का इस्तेमाल सिखाएंगे कि विराम चिन्ह में आपको कितनी देर कहां पर विराम देना है और किस विराम चिन्ह का क्या मतलब होता है। तो मतलब समझाने के बाद उनको उदाहरण देंगे, हम समझाएंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उनसे रीडिंग करवाएंगे, ठीक है ना। उनसे हम लोग क्या करवाएंगे, सस्वर वाचन करवाएंगे। उनसे क्या करवाएंगे, सस्वर वाचन करवाएंगे। और सस्वर वाचन जब वो करेंगे तो उनमें जो कमियां रह रही हैं उस पर, उसके आधार पर हम लोग फिर से आगे काम करेंगे। बात समझ में आ गई ना। जैसे मैं कहूं, मैंने सारी बातें बता दी, स्वर बता दिया उनको, व्यंजन बता दिया, विराम चिन्ह बता दिए, शब्द बनाना सिखा दिया। फिर मैं कहूंगा बेटा अब आप अपनी बुक खोल लो और आपको इस चैप्टर का या इस पैराग्राफ का सस्वर वाचन करना है, और सारे बच्चे उसको सुनेंगे।
तो जहां-जहां पर उनसे गलतियां होंगी ना, उसको मैं फिर से सुधरवाऊँगा कि बेटा आपने इसको गलत पढ़ा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। अब जैसे शिक्षक नहीं पढ़ा जाता, शिक्षक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? शिक्षक, ठीक है? तो शिक्षक पढ़ेंगे हम लोग, सा नहीं है, शा है, और उसके बाद ये छा नहीं है, क्षा, का और शा, क्योंकि छतरी किससे बनती है बेटा? का और शा से। तो आपको उच्चारण भी इसी हिसाब से करना है। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका क्या रहा? ये आपका हिंदी का पेपर रहा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और हमने कंप्यूटर का पेपर भी सॉल्व करा रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। आगे हम लोग और जो 6 पेपर बच रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, आज हिंदी हो गया, कितने पेपर हो गए बेटा? 2 पेपर हो गए। बाकी जो 6 पेपर बच रहे हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। और हाँ, आप भी और किसी भी के रिगार्डिंग और किसी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन और किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको पेपर प्रोवाइड जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।